हे हेलो, क्या हालचाल। जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे भारत सरकार के इलेक्शन सिस्टम के बारे में। रिसेंटली मेरे एक दोस्त का मेरे पास कॉल आता है और वो मुझसे सवाल करता है कि भाई, आपके इलाके में इलेक्शंस होने वाले हैं तो तुम किसे एज अ प्राइम मिनिस्टर देखना चाहोगे। एंड दैट वाज द मोमेंट आई वाज कंप्लीटली इन शॉक, क्योंकि हमारे इलाके में स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होने वाले थे और ये बात उसे पता थी। उसके बावजूद उसका ये बेवकूफ़ी भरा सवाल मुझे हिट कर गया। मुझे लगा शायद मेरी ही परवरिश में कुछ कमी रह गई थी। देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम में से कई लोगों को यह पता ही नहीं है कि हमारे भारत सरकार का जो इलेक्शन सिस्टम है, इलेक्शन मॉडल है, वो किस तरीके से काम करता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और राष्ट्रपति किस तरीके से इलेक्ट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम भारत सरकार का इलेक्शन सिस्टम ही समझेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए और इस वीडियो के एंड तक आपको ये जानकारी हो जाएगी कि हमारे इलेक्शंस कैसे होते हैं, हमारे पीएम, सीएम और राष्ट्रपति किस तरीके से चुने जाते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टॉपिक्स हमारे जियो पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स और इन्हीं मुद्दों पर होने वाले हैं। तो इस तरीके से आप इन करंट के मुद्दों से अपडेटेड रहेंगे। टॉपिक पर वापस आते हैं। देखिए, हमारा भारत सरकार का जो इलेक्शन सिस्टम है, उसे समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा जो भारत सरकार है उसका स्ट्रक्चर किसे फॉलो करता है। देखिए, हमारा भारत सरकार का जो स्ट्रक्चर है वो यूएसए की तरह फेडरलिज्म को फॉलो करता है। अकॉर्डिंग टू फेडरलिज्म, हमारी गवर्नमेंट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि पूरे भारत पर होती है, और दूसरी होती है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, जो कि हमारे सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में होती है। अब देखिए, हमारा भारत का जो पार्लियामेंट है, संसद, वो सुप्रीम बॉडी है। आई मीन उसके ऊपर कुछ नहीं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारे भारत के ऊपर लागू होते हैं वो यही फॉर्म होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट के साथ ऐड हो जाते हैं। इसका मतलब ये हमारे रिपब्लिक भारत की सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। और देखिए, जो हमारे संसद है, पार्लियामेंट, इसके तीन अंग होते हैं। फर्स्ट वन इज अपर हाउस, जो कि राज्यसभा होती है। सेकंड वन इज लोअर हाउस, जो कि लोकसभा होती है। और थर्ड वन इज हमारे राष्ट्रपति। इवेंचुअली ये लोकसभा और राज्यसभा मिलकर ही हमारे देश के लिए कानून बनाती है संसद में, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मोहर के साथ ये पूरे देश में लागू हो जाती है। और संसद के इन तीनों अंगों में से सबसे पावरफुल होता है लोअर सदन, यानी कि लोकसभा, क्योंकि इसके जो मेंबर्स होते हैं वो जनता के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन कैसे? देखिए, जो हमारा भारत है वो टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में बटा हुआ है। इन हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को एक सीट अलॉट की जाती है। और देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बढ़ती है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बनती है। देखिए, हर एक अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन में एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है। इसलिए हम देख सकते हैं कि जो यूपी स्टेट है उसके अंदर सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। अब जो ये हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को एक सीट अलॉट होती है, उन हर एक सीट से एक एमपी इलेक्ट होता है, जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंट करता है। अब आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को बिलोंग करते हो वहां भी कुछ दावेदार खड़े होंगे, अपनी अपनी पार्टियों से टिकट लेते हैं और वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर, इस सीट के ऊपर फाइट करते हैं। ये कोई रियल फाइट नहीं होती, जबकि ये चुनावी फाइट होती है, जिसके अंदर दावेदार अपना एक फॉर्म भरते हैं। एक तरीके का कॉलेज एडमिशन फॉर्म की तरह ये फॉर्म होता है, जिसे फिल करके वो एक दावेदार इसके बन जाते हैं। ये एमपी के इलेक्शन लड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको किसी न किसी पार्टी से टिकट ही लेना होगा, आप निर्दलीय भी खड़े हो सकते हैं। देखिए, मेनली ये दो पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, जो कि नेशनल लेवल पार्टियां। और भी पार्टियां हैं बट इनके लेवल की नहीं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी पार्टी का समर्थन नहीं मिला तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इस एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आप निर्दलीय भी खड़े हो सकते हैं, बस आपके पास वो योग्यता होनी चाहिए। बहुत ही बेसिक सी है, आपकी बस एज 25 प्लस होनी चाहिए, आप पागल नहीं होनी चाहिए, दिवालिया नहीं होनी चाहिए, और ऐसी ही कुछ और योग्यताएं होनी चाहिए। अब जिस किसी दावेदार को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी का एमपी इलेक्ट होता है। किसी भी पार्टी का हो सकता है, बीजेपी, कांग्रेस या अन्य पार्टी से, या फिर निर्दलीय भी हो सकता है। तो इसी तरीके से टोटल 543 सीट के ऊपर टोटल 543 एमपीज इलेक्ट हो जाते हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, और इनके चुनाव हर 5 साल के अंदर होते हैं। तो अब जो भी ये 543 सीट्स के ऊपर 543 एमपीज इलेक्ट हुए हैं, उनका 5 साल तक लोकसभा के अंदर शासन रहेगा। और अब देखिए, जिस किसी पार्टी के पास 50% से ज्यादा एमपीज हो जाते हैं, यानी कि टोटल जो 543 एमपीज हैं, तो अगर किसी भी पार्टी के पास 272 से ज्यादा एमपीज अगर हो जाते हैं तो वो पार्टी बहुमत से सरकार बनाती है। अब देखिए, जो एमपी इलेक्ट होते हैं, टोटल 543 जो एमपी इलेक्ट हुए हैं, इनके पास एक सुपर पावर होती है, टू वोट। यही आगे जाकर वोट करके हमारे प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। इन जनरल ये अपनी ही पार्टी के लीडर को वोट करते हैं और उन्हें एज अ प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर चूज होता है उसका एमपी होना जरूरी है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है। लेकिन जिस किसी पार्टी के पास 50% से ज्यादा एमपीज होते हैं, यानी कि जो टोटल 543 है, उनमें से अगर 272 से ज्यादा एमपीज किसी पार्टी को मिल जाते हैं, तो वो पार्टी बहुमतता से अपनी सरकार बनाती है, और उसका जो लीडर होता है, उस पार्टी का जो लीडर होता है, वो एज अ प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो जाता है। लेकिन देखिए, अगर क्या हो, किसी पार्टी को अगर बहुमत ना मिले, यानी कि किसी भी पार्टी के पास 50% से ज्यादा वोट ना हो, जैसे कि एक्स, वाई, जेड और 3 पार्टियां, उनमें से किसी के पास मेजोरिटी ना हो, तो ऐसी कंडीशन में
जिस किसी पार्टी के पास सबसे ज़्यादा वोट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा एमपीज होते हैं, उन्हें मौका दिया जाता है, उन्हें प्रेफरेंस मिलती है कि वो गठबंधन की सरकार बना सकती है। 1998 के अंदर अटल जी और आडवाणी जी ने बीजेपी सरकार से होते हुए 16 अन्य दलों के साथ गठबंधन की सरकार बनाई थी और 1998 में ही अटल जी ने एज अ प्राइम मिनिस्टर की कमान संभाली। ये मोटा मोटा बात यह है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इन्हें देश की जनता डायरेक्ट नहीं चुनती, जबकि जो देश की जनता है वो सिर्फ एमपी को चुनती है और ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो आगे जाकर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनका भी एक एमपी होना जरूरी है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बट ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि वो जो एमपी है वो लोकसभा के एमपी हो, वो राज्यसभा के भी एमपी हो सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा के एमपी थे। तो अब जब यह बात आई है कि ये राज्यसभा के एमपी भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो ये राज्यसभा के एमपीज कैसे चुने जाते हैं? अच्छा सवाल है। तो देखिए, दरअसल राज्यसभा के एमपीज का चुनाव कभी भी डायरेक्टली नहीं होता, ये एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के जरिए इनका चुनाव होता है और इस चुनाव के अंदर जो वोटर होते हैं वो हमारे स्टेट के एमएलएज होते हैं। हम आम जनता, आम नागरिक जो है इन्हें वोट करके नहीं इलेक्ट करती है, जबकि ये एमएलएज जो हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी के स्टेट असेंबली के एमएलएज होते हैं वो इन्हें चुनाव करती है और एज एमपी हमारे राज्यसभा के एमपी इलेक्ट करती है। ये जो एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन एमएलए के बारे में हम आगे बात करते हैं। देखिए, हमारे राज्यसभा की जो टोटल सीट्स है वो 250 है, यानी 250 एमपी हो सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के अंदर। इनमें से भी ये जो 12 एमपीज हैं उन्हें राष्ट्रपति चुन लेता है और ये जो 238 है उन्हें ये एमएलएज वोट के जरिए बनाती है और इन एमपीज का, ये राज्यसभा के एमपीज होते हैं, इनके टोटल हर 6 साल में इलेक्शंस होते हैं। और अब बात करते हैं हमारे स्टेट इलेक्शन की। स्टेट असेंबली इलेक्शन जो होते हैं, जो हमारे एमएलएज बनते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, लोकसभा के चुनाव की तरह ही हमारी ये स्टेट इलेक्शंस होते हैं और हमारा जो स्टेट है वो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में बटा हुआ होता है और जो हमारी ये स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है इसमें से एमएलए चुनाव लड़ते हैं, यानी कि जो कैंडिडेट होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं वो जीतने के बाद एमएलए बनते हैं, अर्थात मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि हमारे इलाके को, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी को असेंबली के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे कि विधानसभा कहा जाता है। देखिए, ये जो स्टेट इलेक्शन है वो अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर हर 5 साल के अंदर हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर कंडक्ट किए जाते हैं और ये जो हमारा स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसीज में बटा हुआ होता है ये भी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही बटा हुआ होता है। और लोकसभा इलेक्शंस की तरह ये जो हमारे स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं उनमें जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं वो जीतने के बाद एमएलए बनते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को हमारी असेंबली के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर भी कुछ कैंडिडेट खड़े हुए होंगे और आप वोट करके अपने फेवरेट कैंडिडेट को एज एमएलए इलेक्ट कर लेते हो। देखिए, जितनी सीट्स होती है उसके 50% से ज्यादा एमएलए चाहिए होते हैं सरकार बनाने के लिए। तो जिस किसी पार्टी के पास 50% से ज्यादा एमएलएज का सपोर्ट हो जाता है वो अपनी सरकार बना लेती है और अपने पार्टी के लीडर को एज ए सीएम इलेक्ट कर देती है। इस तरीके से आपको यह समझ आ गया होगा कि हमारे पीएम, राज्यसभा के मेंबर्स, लोकसभा के मेंबर्स और इवन हमारे स्टेट इलेक्शंस किस तरीके से कंडक्ट होते हैं, हमारे पीएम और सीएम किस तरीके से इलेक्ट होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति के चुनाव की, जो कि हमारे सुप्रीम पावर और संसद के तीसरे अंग कहलाए जाते हैं। देखिए, जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसके अंदर हम आम जनता, आम नागरिक का कोई रोल नहीं होता है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के एमएलएज होते हैं वो वोट करके इन्हें इलेक्ट करते हैं और जिसके अंदर राज्यसभा और लोकसभा के जो एमपीज होते हैं उनके वोट्स की ज्यादा पावर होती है, यानी उनके वोट की जो वेटेज होती है वो ज्यादा होती है। और ये जो एमएलएज होते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के, उनकी वोट की पावर, यानी वोट की वेटेज जो है वो थोड़ी कम होती है। तो देखिए, मोटा मोटा इस वीडियो को समराइज करते हैं तो ये जो हम और आप है वो इलेक्शन के थ्रू हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज के एमपी और एमएलएज को इलेक्ट करती है, जो आगे जाके एक सरकार बनाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और यही एमएलए और एमपीज आगे जाकर हमारे पीएम, सीएम, राष्ट्रपति और राज्यसभा के मेंबर्स को भी इलेक्ट करते हैं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर वैल्यूज मिली होगी, तो हमारे आने वाले वीडियोस को भी आप सपोर्ट कर सकें उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय श्री राम।